अनुस्वार अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के पीछे पीछे चलने के कारण इसे अनुस्वार कहते हैं। यह एक नासिक्य ध्वनि है। यह वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाकर प्रकट की जाती है, जैसे गंगा, पंजाब, अंत आदि। अर्थात अनुस्वर जो है वो स्वर के पीछे पीछे चलता है, अर्थात स्वर के बाद वो उच्चारित होता है। तो यह एक नासिक्य ध्वनि है, मतलब यह नाक से उच्चारित की जाने वाली ध्वनि है और इसे बिंदु के रूप में प्रकट करते हैं। अनुस्वार एक अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह का अर्थ है स्वर और व्यंजन से अलग वर्ण। इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के रूप में होता है। स्वर और व्यंजन के मध्य स्थिति होने के कारण इन्हें वर्णमाला में स्वरों के बाद रखते हैं। तो चलिए अब हम अनुस्वर लगाने के नियम को सीखते हैं। पहला नियम है पंचम वर्ण के रूप में अनुस्वार। जैसा कि हमने वर्ण विच्छेद के अनुस्वर वाले भाग में जाना था कि किन्हीं व्यंजन को वर्ग के अनुसार बांटा गया है। जैसे क वर्ग के अंतर्गत है क, ख, ग, घ, अंग। वैसे ही च वर्ग के अंतर्गत है च, छ, ज, झ, ञ। वैसे ही ट वर्ग के अंतर्गत है ट, ठ, ड, ढ, ण। वैसे ही त वर्ग और प वर्ग के अंतर्गत ये सारे व्यंजन आते हैं। अब इन वर्गों के जो अंतिम वर्ण हैं उन्हें पंचम वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग, इय, ण, न, म को पंचम वर्ण कहा गया है। तो किसी शब्द में जब कोई हलंत वाला पंचम वर्ण किसी अक्षर के पहले आ जाता है तो वह पंचम वर्ण अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वर के रूप में लग जाता है। जैसे दंड, तो यहाँ अनुस्वर द के ऊपर आया हुआ है और उसके बाद जो अक्षर है वो है ड। तो अब हमें यह देखना है कि ड किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ड ट वर्ग के अंतर्गत आता है और ट वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो है ण। तो यहाँ पर जो अनुस्वर है उसका उच्चारण न के नीचे हलंत के रूप में होगा, जैसे दंड। अगला है रंग। तो यहाँ ग का जो पंचम वर्ण है अंग, तो अनुस्वर का उच्चारण हलंत वाले अंगा के रूप में होगा, जैसे रंग। मैंने इस नियम को वर्ण विच्छेद वाले वीडियो में भी बताया है, तो आप हो सके तो वर्ण विच्छेद वाले वीडियो को जरूर देखें। अब चलते हैं अगले नियम पर। दूसरा नियम है दो पंचम वर्ण का एक साथ आना। यदि शब्द में पंचम वर्ण एक साथ आए, जैसे सम्मेलन, यहाँ म और म एक साथ आए हुए हैं, तो यहाँ अनुस्वर या बिंदी नहीं आता, बल्कि दोनों पंचम वर्णों को एक साथ ही लिखा जाता है। जैसे सम्मेलन, भिन्न, जन्म, अन्न आदि। इस वर्ण विच्छेद द्वारा हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा नियम है य, व और ह का नियम। तो यदि पंचम वर्ण के बाद य, व या फिर ह आए तो वहां भी अनुस्वर नहीं लिखा जाता, बल्कि वही पंचम वर्ण लिखा जाता है। जैसे अन्य, कान्हा, अन्वय आदि। तो यहाँ पर आधा न जो है वो पंचम वर्ण है और उसके बाद जो अक्षर आया है वो है य। तो यह न जो है वो अनुस्वर के रूप में नहीं बदलेगा, बल्कि वह जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। वैसे ही कान्हा का साथ है। कान्हा में आधा न ह के आगे आया है, जिसकी वजह से यह न भी अनुस्वर के रूप में नहीं बदलेगा। और अन्वय में भी वही स्थिति है, क्योंकि जो आधा न है वो व के पहले आया है, तो यहाँ पर न अनुस्वर के रूप में नहीं बदलेगा, वो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। अगला है तालव्य श और दंत स से पूर्व हमेशा अनुस्वार का आना। तो चौथे नियम के अनुसार तालव्य श और दंत स के पूर्व यदि अनुस्वर आता है तो वह सदा अनुस्वर के रूप में ही रहेगा एवं वर्ण विच्छेद करते वक्त भी उसे अनुस्वर के रूप में ही लिखा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि तालव्य श और दंत स से पहले अनुस्वर आता है तो उस अनुस्वर को हम किसी पंचम वर्ण के रूप में नहीं बदल सकते, हमें उसे अनुस्वर के रूप में ही लिखना होगा। उदाहरण के रूप में यहाँ हम अंश, वंश और मांस का वर्ण विच्छेद देख सकते हैं। अगला है सम उपसर्ग का नियम। पांचवें नियम के अनुसार यदि शब्द में
सम उपसर्ग हो तो जो हलंत वाला म है वह अनुस्वर बनकर अपने पीछे वाले वर्ण में जुड़ जाता है, जैसे संन्यास। सम उपसर्ग के साथ न्यास के जुड़ने पर बना है संन्यास। तो यहाँ जो म है वो अनुस्वर के रूप में स के ऊपर आ गया है। वैसे ही संवाद, सम प्लस वाद, वैसे ही संकल्प, सम प्लस कल्प, और संहार, सम प्लस हार। तो ये थे कुछ अनुस्वर के नियम। अब जानते हैं अनुनासिक क्या है। अनुनासिक, इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, या कहे मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे आंगन, पूंछ, माँ आदि। ध्यान देने वाली बात है कि अनुस्वर केवल नाक से उच्चारित होता है, जबकि लेनी पड़ती है, या कहे मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे आंगन, पूंछ, माँ आदि। ध्यान देने वाली बात है कि अनुस्वर केवल नाक से उच्चारित होता है, जबकि अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होती है। चलिए अब एक साथ इसका उच्चारण करते हैं। आंगन, पूंछ, माँ। अब हम अनुनासिक की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। पहला है, अनुनासिक को अलग से किसी वर्ण के बाद नहीं बोला जाता, बल्कि उस स्वर के साथ बोला जाता है जिस पर वह लगता है, जैसे आंख, चांद, पांच आदि। तो यहाँ हम देखते हैं कि अनुस्वर को स्वर के बाद उच्चारित किया जाता है, लेकिन अनुनासिक स्वर के साथ ही उच्चारित होता है। आगे है अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। वे स्वर है जिनके साथ अनुनासिकता आती है, जैसे चिड़िया, मालाएं, आंखें आदि। अगली विशेषता देखिए, तो यहाँ कुछ मात्राएं हैं। तो इन मात्राओं के साथ जो बिंदु लगे हैं वास्तव में वे चंद्र बिंदु है, परंतु मात्राओं के साथ इनका अंतर्भाव हो जाने के कारण इसे बिंदु के रूप में लिखा जाता है। अर्थात मात्राओं के साथ जो बिंदु आती है वे वास्तव में चंद्र बिंदु होते हैं। मात्राएं होने के कारण चंद्र बिंदु का वहां अंतर्भाव हो जाता है और वह सिर्फ बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन यदि उच्चारण के रूप में देखें तो यह चंद्र बिंदु के रूप में ही उच्चारित होगा, जैसे क्योंकि, मालाओं, मात्राओं, औरों आदि। अब हम कुछ अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हम अनुस्वार शब्दों का उच्चारण करते हैं। अधिकांश, संपूर्ण, रंगीन, तंबू, ठंडी, बंद, बंधन, पतंग, संबंध, नंगा, अंदाजा, संभ्रांत, असंख्य, संस्था, अत्यंत, क्रांति, संश्लेषण। अब कुछ अनुनासिक शब्दों का उच्चारण करते हैं। गांव, मुंह, धुंधले, कुआं, चांद, भांति, कांच, बांधकर, पहुंच, ऊंचाई, टांग, पांच, दांते, सांस, धुआं, चांद, कांप, जाऊंगा।